हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ SSC CHSL 2024 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये पार्ट 1 है। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Who invented the technique of maintaining the quality of food by increasing its temperature to prevent the growth of microorganisms in the food? तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी अगर फूड को प्रिजर्व रखना है तो कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है जिससे कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसके ग्रोथ को रोका जा सके। तो इसके टेक्निक को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। इन्होंने क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर। इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच पैकेज्ड एंड अनपैक्ड फूड्स आर ट्रीटेड विद द माइल्ड heat, usually to less than 100 degrees Celsius, that is 212 degree Fahrenheit, to eliminate pathogens and extend shelf life। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी फूड को प्रिजर्व रखना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसे माइल्ड हीट पे उसे हीट किया जाता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिससे कि उसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और उससे जो फूड होता है उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। तो ये टेक्निक किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In the context of DNA, which of the following principles governs the process of transcription? तो इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बेसिक नॉलेज कुछ पता होना चाहिए। तो मैं कुछ डिटेल्स को ब्रीफ में समराइज कर देती हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हम लोगों को डीएनए के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो सपोज ये हम लोग के बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है सेल। तो सेल के अंदर ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो मैं फिर से ड्रा करती हूँ। सपोज ये सेल है तो सेल के अंदर ही इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए का फंक्शन क्या होता है? जो पेरेंट्स होते हैं उससे बच्चे के पास जेनेटिक मटेरियल को, डैट मीन्स कैरेक्टर्स को कैरी करना। तो ये हो गया डीएनए का लोकेशन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। अब इसके बाद जो डीएनए और आरएनए जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किसी से बना होता है? वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके अंदर में क्या क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड शुगर। और जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को सेपरेट करते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो इतने डिटेल्स देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं जो डीएनए होता है उसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है और जो आरएनए होता है उसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है उसमें होता है ATGC, डैट मीन्स एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और जो आरएनए होता है उसमें होता है AUGC, डैट मीन्स एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीएनए में थायमिन है उसके प्लेस पे आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है। तो इतने सारे फैक्ट्स को जानने के बाद अब हम लोग आएंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे।
तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन से पढ़ने के पहले हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में और आरएनए में, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो जो डीएनए होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसका बॉन्डिंग किसके साथ होता है? एक का बॉन्डिंग होता है टी के साथ, जी का बॉन्डिंग होता है सी के साथ। और जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है? ए का बॉन्डिंग होता है यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ए का हो गया यू के साथ और जी का होता है सी के साथ। अब हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए सपोज यहाँ पे ये हम लोग का डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो ये हो गया 3 से 5 और ये हो गया 3 to 5 अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं ये। तो यहाँ पे जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उससे फॉर्मेशन होता है किसका? मैसेंजर आरएनए का। और जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है उससे फॉर्मेशन होता है एनसीआरएनए का, डेट मीन्स नॉन कोडिंग आरएनए का। तो जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, सपोज हम लोग को बनाना है मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रैंड को लेते हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, सपोज ए, ये सब जो है नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो जब इस स्ट्रैंड से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसका सबसे पहले ये इसका जो इस तरह से इसका नाम नेमिंग हो जाएगा 3 to 5। तो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इस तरह से इस प्लेस पे, इस पोजीशन से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सपोज जो डीएनए है उसका स्ट्रैंड है उस पे सपोज प्रेजेंट है ATGC, ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो ए के साथ कौन सा किसका फॉर्मेशन होगा? ए के साथ यू का, क्योंकि आरएनए में तो टी नहीं होता, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। टी का हो जाएगा ए के साथ, जी का हो जाएगा सी के साथ और सी का हो जाएगा जी के साथ। तो इस तरह से बॉन्डिंग ये बनाते जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से फर्दर आगे भी बॉन्डिंग बनते जाएगा और एक न्यू आरएनए स्ट्रैंड का यहाँ से फॉर्मेशन होगा। तो ये फिर सेपरेट हो जाएगा और ये बन गया मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क किया। तो ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं बॉन्ड बनाकर। तो इसलिए इसका जो आंसर होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ताकि उसके डिटेल्स के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज सिगमेंटेड स्पाइनल कॉलम विथ सम प्रिमिटिव फॉर्म्स इन विच द स्पाइनल कॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय नोटोकॉर्ड्स। तो इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली कि कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स का जो स्पाइनल कॉलम होता है, जिसे कि बैकबोन भी बोला जाता है, उसका वो कैसा होता है? सिगमेंटेड होता है। तो सिगमेंटेड डेट मीन्स इस तरह से लाइनिंग जैसा होता है। तो वो बोला जा रहा है कि कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में होता है और उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं? इसका जो स्पाइनल कॉलम होता है वो सिगमेंटेड होता है। तो वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें बैकबोन होता है, इसमें स्कल होता है, इसमें इंडोस्केलेटन होता है। तो इंडोस्केलेटन एक होता है एक्सोस्केलेटन। तो जो बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उसे बोला जाता है इंडोस्केलेटन। और जो बॉडी के बाहर बोन्स होते हैं उसे बोला जाता है एक्सोस्केलेटन।
नेक्स्ट है, इसमें होता है बायलेटरल सिमेट्री। डेट मीन्स सपोज ये कोई बॉडी है तो इसे जब दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो एक दूसरे को अच्छे से इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इस कैरेक्टर्स को बोलते हैं, ये कैसा होता है, बायलेटरल सिमेट्री। इसमें कैसा होता है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। डेट मीन्स इसमें 2 पेयर्स ऑफ इस तरह से लेग्स होते हैं। तो ये हो गया वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे वेवलेंथ इन 1913। तो इसमें बोला जा रहा है कि 1913 ईस्वी में एक्सरे के हेल्प से किसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। तो इसे डायरेक्टली याद रखना है कि इसे किसने किया, हेनरी मोसले ने। तो इसमें क्या है, इन 1913 AD द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन यूजिंग एन एक्सरे ट्यूब दैट द एटॉमिक नंबर जेड, जिसे रिप्रेजेंट किया था जेड से, ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसमें इस तरह से एटॉमिक नंबर को एक्सरे के हेल्प से और प्रोटॉन के हेल्प से, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हेल्प से एटॉमिक नंबर को फाइंड किया गया। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सपोज ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में एक होता है ए, एक होता है जेड। तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को और ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर को किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये फाइंड किया जाता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और एटॉमिक मास को फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके एटॉमिक मास को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड जॉनसन निकोलस ब्राउनस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो जॉनसन निकोलस ब्राउनस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी ने एसिड और बेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को कौन से ईयर में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में। तो एसिड और बेस क्या होता है, एसिड और बेस में डिफरेंस ये होता है कि अगर एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो ये क्या देगा, H+ आयन, और जब बेस को वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाएगा तो ये क्या देगा, OH- आयन। ये इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइड्स एंड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन होता है वो उसे कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1827। तो इसमें क्या होता है, द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन अ जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। This type of zigzag motion of colloidal particles is called Brownian movement. It is called due to the collision of the colloidal particles with the molecules of the dispersion medium. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज हम लोग एक ग्लास में सॉल्यूशन को लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जो होमोजीनियस होता है उसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जिस सपोज कि वो वाटर है, वाटर में जब किसी सॉल्यूट को सपोज किसी चीनी या फिर नमक को डिजॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कि सपोज किसी लिक्विड में किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो अगर अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो किस में आता है, हेट्रोजीनियस में आता है, क्योंकि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में एक जिगजैग मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं और उस मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट को ही जो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था 1827 ईस्वी में। और एक बात और बता दूं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें सॉल्यूट को बोला जाता है डिस्पर्सन फेज और सॉल्वेंट को बोला जाता है, डेट मीन्स जिस चीज़ में हम लोग डिजॉल्व करते हैं उसे बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट यूट्रोफिकेशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यूट्रोफिकेशन किसे कहा जाता है। तो यूट्रोफिकेशन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस अकर्स व्हेन टू मच नाइट्रोजन इनरिच द वाटर कॉजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन क्वेश्चंस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लांट्स इन वाटर बॉडी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है या प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट इन अ बॉडी ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट में डिप्लीट द वाटर ऑफ ऑक्सीजन। Eutrophication may occur naturally or as a result of human actions, man-made or cultural. Eutrophication occurs when sewage, industrial wastewater, fertilizer runoff, and other nutrient sources are released into the environment. Such nutrient pollution usually causes algal blooms and bacterial growth, resulting in a depletion of dissolved oxygen in water and causing substantial environmental degradation. तो इसमें क्या होता है? सपोज ये क्या है, एक तालाब है, पॉन्ड है, वाटर बॉडी है। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होते हैं और फर्टिलाइजर रन ऑफ होता है, वो सपोज इस पॉन्ड में, इस वाटर बॉडी में इंटर किया, तो इससे क्या होता है कि इसमें जो इस वाटर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, और इससे क्या होता है जो वाटर बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी होते हैं, वो सबको एक सफिशिएंट अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट मिलता जाता है, और इससे क्या होता है इसका रैपिडली ग्रोथ होता जाता है। तो इससे क्या होगा कि जब इसका ये एल्गी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा तो वो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो वाटर बॉडी में जितने भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जितना इसमें अमाउंट है ऑक्सीजन का, वो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है वो एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैरिन एनिमल्स हैं, उन लोगों के लिए वाटर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो उनके सर्वाइव होने के लिए जितना सफिशिएंट उन्हें चाहिए उससे कम होता जाएगा। इससे क्या होगा कि उनका जो लाइफ है वो डिग्रेडेड होगा, और इस तरह से उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता जाएगा। तो यही होता है यूट्रोफिकेशन, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया है, तो मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें मैंने जो बताया है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है कि जो जेड रिप्रेजेंट करता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो एटॉमिक ए होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। तो जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास किससे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स बाय डिजॉल्विंग देम इन अ सुटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो पूछ रहा है कि जो सेपरेशन करने का मेथड होता है सॉल्यूबल सॉलिड्स को, वो कौन से मेथड से किया जाता है, जिसमें कि सॉल्वेंट को पहले हॉट किया जाता है और उसको फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो ये कौन से प्रोसेस में होता है? ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें होता है कि सबसे पहले जो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मिक्स होते हैं कंपोनेंट्स, उसे सबसे पहले हीट किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और इसका कंडीशन होता है कि जो भी कंपोनेंट्स इसमें मिक्स होंगे वो सारे का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना नेसेसरी है।
तो ये जो सारे कंपोनेंट हैं, सपोज इसमें है गैसोलीन, केरोसिन, डीजल और फ्यूल ऑयल, तो ये सारे कंपोनेंट्स में इसके बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स में। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस होंगे तो ये सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन जब 25 डिग्री सेल्सियस से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम डिफर होगा तो ये इसका प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी कंपोनेंट्स मिक्स किए गए हैं एक साथ में, वो सारे को एक जगह पे डाला जाता है। और ये जब डाला जाता है तो जिसका भी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे पहले वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। और जब वेपोराइज होता है उसके बाद इसे ठंडा करके कंडेंस करके उसके अलग एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट होगा, उसके बाद जो होगा उसके यहाँ पे कलेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो सबसे नीचे कलेक्ट होगा। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम लिया है उसमें तो ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर में, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी होता है कि जो भी यहाँ पे कंपोनेंट होगा उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उसमें 25 डिग्री से कम ही उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस डिड मेंडल प्रपोज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का थ्योरी दिया था वो कौन से प्रोसेस से प्रूफ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया था और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया था। तो जो लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही प्रूफ किया गया था। तो मेंडल ने 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि क्या होता है मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है आर जो भी जिसको बोला जाता है एलील्स, और एक है रिसेसिव एलील्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। तो ये जब क्रॉस किया जाता है तो इससे जो कैरेक्टर शो होता है, जो फेनोटाइप शो होता है फर्स्ट जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, वो कौन सा शो होता है, रेड ही शो होता है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट वाले का ही शो होगा। तो इसलिए ये यही लॉ है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ में है कि जब दोनों को क्रॉस करवाया गया, रेड को और येलो को, दोनों कैरेक्टर्स को, एक रिसेसिव वाले को और एक डोमिनेंट वाले को। तो ये जो डोमिनेंट वाले होते हैं वो जब से ये हो गया F1 जनरेशन, और लेकिन जो F2 जनरेशन होता है उसमें ये रिसेसिव वाले कैरेक्टर भी शो होते हैं। सपोज ये आर वाले हैं जो येलो शो कर रहे थे वो भी शो होते हैं। इससे प्रूफ होता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और F1 जनरेशन में उसका कैरेक्टर फिर शो होता है। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का थ्योरी। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लगभग सेकंड और थर्ड लॉ एक जैसा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में है कि यहाँ पे जो एलील्स हैं रेड वाले और येलो वाले, जो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डेट मीन्स ये आर है वो सेपरेट हो जाता है और ये जो रिसेसिव वाला आर है वो भी सेपरेट हो जाता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने F1 जनरेशन में है वो बस जो डोमिनेंट वाले हैं उसी का यहाँ पे कैरेक्टर शो हुआ है, लेकिन जो F2 जनरेशन है उसमें जो डोमिनेंट वाले हैं और जो रिसेसिव वाले हैं सारे कैरेक्टर शो हो रहे हैं। तो F2 जनरेशन में ये दोनों लॉ प्रूफ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि जो रिसेसिव वाले कैरेक्टर हैं वो भी F2 जनरेशन में शो होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों लॉ को इस डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरले एंड कार्ल ई बीमैन गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर ऑब्टेनिंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इन डाइल्यूट गैसेस ऑफ एटम्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो 3 साइंटिस्ट हैं उन लोगों को नोबेल प्राइज फिजिक्स में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये इसका राइट आंसर है 2001 में। तो इस बार देख सकते हैं कि इस बार साइंस में क्वेश्चंस ईयर से भी पूछे गए हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है, इसमें क्या किया गया था कि जो सपोज ये पार्टिकल है उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कूल किया गया, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम किया गया। तो इससे क्या हो गया, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के पास आ गया। इससे क्या हुआ कि ये एक बिहेव करने लगा सिंगल क्वांटम स्टेट जैसा। सिंगल क्वांटम स्टेट दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा बिहेव करने लगा। तो इसी का डिस्कवरी ये तीनों साइंटिस्ट ने किया था और इसका नाम दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कूल करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एन एनिमल सेल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एनिमल सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज और डीएनए प्राइमेज। तो हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन देखा था उसमें देखा था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, जो कि होता है 3 to 5 और यहाँ हो जाएगा 5 to 3। उसके बाद इसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बाइंडेड फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले ये अनबाइंडेड होता है, डैट मीन दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए का वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 to 5 और ये हो जाएगा 5 to 3। तो ये जो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, अनबाइंड होते हैं, वो कौन से एंजाइम का फंक्शन होता है, ये होता है डीएनए हेलिकेज का फंक्शन होता है। आफ्टर दैट कौन सा प्रोसेस होता है, अब होगा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो जो ओल्ड स्ट्रैंड है डीएनए का, दैट मीन्स ये डीएनए है जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसके सीक्वेंस को रीड करेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो डीएनए है उसको एक स्ट्रैंड के डीएनए को बना लेते हैं 3 to 5। तो यहाँ पे जो तो इस पोजीशन पे न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन होगा, जो कि फॉर्मेशन कौन से एंजाइम्स का प्रोसेस होता है, डीएनए पॉलीमरेज का। तो ये सपोज ये एक ओरिजिन होता है जहाँ से डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, इस पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, जो ओल्ड वाले स्ट्रैंड है उस पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है उसके सीक्वेंस को रीड करता जाएगा। तो सपोज जो ओल्ड स्ट्रैंड है उस पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है ATGC, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा नाइट्रोजनस बॉन्ड के साथ नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता जाएगा। तो A के साथ हो जाएगा T के साथ हो जाएगा A, G के साथ हो जाएगा C और C के साथ हो जाएगा G। तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा और एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा इस तरह से। तो ये देख सकते हैं कि ये एक, और इसका जो ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो होगा एंटी पैरेलल। तो इसका हो जाएगा 5 to 3। तो ये एक न्यू डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो सेकेंड स्ट्रैंड है उससे फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाले स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 3। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो ये डीएनए पॉलीमरेज है जो सीक्वेंस को रीड करता है 3 to 5 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेकेंड वाला स्ट्रैंड है 5 to 3 इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसलिए इसमें जो न्यू डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो ब्रेक होकर फ्रैगमेंट के फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। तो इस फ्रैगमेंट्स को अटैच करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। तो इस तरह से हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से
एक डीएनए में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है उसमें एक है पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड और एक है न्यू डीएनए का स्ट्रैंड। तो इस तरह से हाफ नेचर इसका होता है ओल्ड वाले स्ट्रैंड का और हाफ नेचर होता है न्यू स्ट्रैंड का, इसलिए इसे बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे सारे एंजाइम्स का फंक्शन हम लोगों ने देखा। फर्स्ट जो था हेलिकेज, उसका फंक्शन था अनवाइंड करना डीएनए के स्ट्रैंड्स को। सेकंड था डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए ओरिजिन से रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। थर्ड है डीएनए लाइगेज, जो कि जो फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए का उसे अटैच करने का काम होता है। लास्ट देख लेते हैं डीएनए टोपो आइसोमरेज का फंक्शन। तो ये क्या करता है, जब डीएनए अनवाइंड होता है, तो सपोज ये डीएनए है, तो ये जब अनवाइंड होता है तो इसके जो फ्रंट पार्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन एग्जर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टेंशन को से प्रिवेंट करने के लिए इसका कौन सा डीएनए का एंजाइम वर्क करता है, टोपो आइसोमरेज। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन कौन सा एंजाइम्स यूज होता है, टोपो आइसोमरेज, लाइगेज और हेलिकेज। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोपो आइसोमरेज, डीएनए लाइगेज और डीएनए प्राइमेज। टोपो आइसोमरेज का फंक्शन था जो अनवाइंड होते हैं उस टाइम जो टेंशन एग्जर्ट होता है फ्रंट में, उस चीज़ को प्रिवेंट करना। डीएनए लाइगेज का काम होता है फ्रैगमेंट्स को अटैच करना और प्राइमेज का काम होता है जिस तरह से डीएनए ओरिजिन से रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना। इस तरह से साइंस अगर आप लोग समझ कर पढ़ेंगे तो साइंस को समझने में इंटरेस्ट आएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, इन विच ईयर डिड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक कैन फ्लोज थ्रू a metal wire placed near a compass needle, a deflection is produced in the compass needle। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी मेटल वायर से, तो उसके पास जब अगर कंपास नीडल को रख देंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इस कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था, 1820 में। तो इसमें क्या है कि अगर ये सपोज ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें क्या है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाकर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निडल है उसका जो निडल का डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट साइड है और साउथ ईस्ट साइड है। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साइड है और साउथ ईस्ट साइड है। तो जब हम लोगों को जैसा कि पता है कि अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल्स में और रिपल्सन होता है सिमिलर पोल में, तो इस साइड अगर साउथ है तो कंपास का निडल होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड नॉर्थ होगा। तो जैसा कि इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर कंडक्टर होता है उसमें जब कंपास नीडल को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, उसे कब डिस्कवर किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द मेन सेंसरी ऑर्गन दैट वर्चुअल रियलिटी डिस्प्लेज आर टारगेटिंग। तो वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले दैट मीन्स कि जो मतलब देखने के लिए जिससे यूज किया जाता है वो कौन सा सेंसरी ऑर्गन है। तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजन। तो हम लोगों के पास कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5, जो कि है आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। और आप लोगों को पता ही है कि सारे सेंसरी ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू स्टैंड बाय सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में समझाया कि जो रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर रेप्लिकेशन इज कंप्लीट ईच DNA मॉलिक्यूल्स कंटेन्स वन एंसेस्ट्रल दैट मीन्स वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ये मैंने क्वेश्चन को पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लिप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। तो जो इसमें पूछा गया है कि प्लांट से जो वाटर लॉस होता है लिप्स से, पत्तियों से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गटेशन। तो इसमें अगर ट्रांसपिरेशन होता तो डाउट हो सकता था, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का भी फंक्शन होता है वाटर को लॉस करना और गटेशन का भी फंक्शन होता है वाटर को लॉस करना फ्रॉम लिप्स, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा गटेशन। तो हम लोग सारे प्रोसेस को देख लेते हैं। गटेशन जो होता है वो क्या होता है कि ये लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम प्लांट्स। वो कहाँ से होता है, फ्रॉम एज ऑफ द लिप्स। मतलब सपोज करो ये लिप्स है, तो इसके जो एज से जो किनारे होते हैं उससे लॉस ऑफ वाटर होता है। दैट मीन्स वहाँ से वाटर जो होते हैं वो इवोपरेट होता है वहाँ से। तो ये हो गया। और ये कब होता है, ये जनरली नाइट में होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ये जब स्टोमाटा प्लांट का जो स्टोमाटा क्लोइड होता है उसी टाइम ये फंक्शन परफॉर्म होता है। तो स्टोमाटा कब क्लोइड होता है, या तो रात में होगा या तो अर्ली मॉर्निंग में होगा। तो इसलिए गटेशन का प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एज फ्रॉम ड्यूरिंग एट नाइट या फिर अर्ली इन मॉर्निंग ये होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है लॉस ऑफ वाटर ही, लेकिन जो ये लिप्स है वो पूरे लिप्स से होगा लॉस ऑफ वाटर। और ये कब होता है, जब स्टोमाटा ओपन होता है। तो स्टोमाटा ओपन कब होता है, ये ड्यूरिंग डे टाइम होता है स्टोमाटा ओपन। तो ये हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये जनरली सपोज ये प्लांट है, तो प्लांट के पूरे पार्ट में किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैज अ हायर concentration of solutes like salt than the cell. This causes water to flow out of the cell, causing it to shrink and its plasma membrane to contract away from the cell wall. तो सपोज यहाँ पे ये एक सेल है, प्लांट का सेल है, उसे एक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब सपोज ये सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और शुगर है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, डैट मीन्स शुगर ज़्यादा होगा और पानी कम होगा। तो पानी का यहाँ पे अमाउंट कम हो गया बाहर में, सेल के बाहर, और सेल के अंदर क्या है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन, पानी का अमाउंट ज़्यादा है। तो पानी का अमाउंट ज़्यादा अंदर में है और पानी का अमाउंट कम है बाहर में। तो इसलिए जब पानी फ्लो होगा तो क्या होगा, सेल से बाहर आएगा पानी। तो जब सेल से पानी बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, डैट मीन्स सिकुड़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का कौन सा एग्जाम्पल है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो इसमें बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को एक साथ मिलाया जाएगा तो किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है। डिस्पर्सन मीडियम डैट मीन जो सॉल्वेंट होते हैं, सपोज जो लिक्विड होता है उसे बोला जाता है, और जो ये सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट उसे बोला जाता है। डिस्पर्सन मीडियम उसे बोला जाता है जिसमें कि हम लोग कुछ मिक्स करते हैं। और डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जिस चीज़ में मिलाया जाता है। तो जिस चीज़ को मिलाया जाता है, सपोज करो कि शुगर को मिलाया जाता है वाटर में, तो शुगर हो गया सॉल्यूट, और उसे ही बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। और इसका टाइप्स हो गया और इसका एग्जाम्पल हो गया। तो देख लेते हैं, सपोज अगर मीडियम सॉलिड है और फेज भी सॉलिड है तो उसे बोला जाता है सॉलिड सोल, और इसका एग्जाम्पल है रूबी ग्लास। सेकंड है, अगर मीडियम सॉलिड है और फेज लिक्विड है
तो उससे बनेगा सॉलिड इमल्सन, जेल भी बोलते हैं जिसे। इसका एग्जाम्पल है पर्ल और चीज। सब नेक्स्ट है डिस्पर्सन मीडियम, सपोज सॉलिड है, इस पे फेज गैस हो जाएगा, तो इसका जो टाइप्स होगा वो सॉलिड फॉर्म होगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लावा प्यूमिस। नेक्स्ट है अगर मीडियम लिक्विड है, फेज सॉलिड है, तो इससे क्या बनेगा, सोल बनेगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेंट्स और सेल फ्लूइड्स। नेक्स्ट है अगर मीडियम लिक्विड है और फेज भी लिक्विड है, तो इससे क्या बनेगा, इमल्सन, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क और ऑयल इन वाटर। सपोज नेक्स्ट है मीडियम अगर लिक्विड है और फेज गैस है, तो इससे क्या बनता है, फोम बनता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोप सर्ड्स, व्हिप्ड क्रीम, ये सब बनता है। नेक्स्ट अगर मीडियम गैस है और फेज सॉलिड है, तो इससे क्या बनेगा, एरोसोल, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्मोक। नेक्स्ट है अगर मीडियम गैस है और फेज लिक्विड है, तो इससे बनता है एरोसोल और इसका एग्जाम्पल है फॉग एंड मिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट। तो इसमें मसल सेल जो होता है वो मांसपेशियाँ जो होते हैं वो मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करते हैं उससे पूछा गया है। तो ये हम लोग को जैसा कि पता ही है कि हम लोग की मांसपेशियाँ मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एन टर्न्स सर्कुलर कॉइल प्रोड्यूस डैश टाइम्स लार्जर फील्ड कंपेयर टू सिंगल टर्न कॉइल। इससे पूछा जा रहा है कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है उसे n टर्म्स बढ़ा दिया जाए, सपोज ये n टर्म्स बढ़ गए, तो ये कितने टाइम्स लार्जर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है कितने टाइम्स लार्जर प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सपोज ये सिंगल सेल है, सिंगल नंबर ऑफ कॉइल है, तो सिंगल अगर रहेगा और ये अगर, तो ये सपोज ये जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसे अगर n टाइम्स बढ़ा देंगे, तो जितना नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाएंगे उसी के प्रोपोर्शनल उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो सपोज करो यहाँ पे n टाइम्स अगर इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ कॉइल, तो यहाँ पे n टाइम्स ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे एक्स्ट्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा n टाइम्स लार्जर फील्ड कंपेयर टू सिंगल टर्न कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज इट्स सेक्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। तो अपने पूरे लाइफ के दौरान कौन से एनिमल है जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है, डैट मीन्स वो मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल बन सकता है। तो इसका राइट आंसर है स्नेल, जिसे घोंघा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ द वायर द रीडिंग ऑफ द आमीटर डिक्रीजेस टू। तो इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट वीडियो में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक आमीटर की रीडिंग को पता करना होगा, और आमीटर का रीडिंग इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू ही पता किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास कौन सा फार्मूला है, V = IR। तो सपोज ये लेंथ है और इसी लेंथ के वायर को इसी वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो मटेरियल है वो भी फिक्स है और जो एरिया है वो भी फिक्स है, लेकिन ओनली लेंथ इंक्रीज हो रहा है जो 2L हो रहा है। तो इस फार्मूले से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सपोज I1 निकालते हैं फर्स्ट वायर के लिए, जो हो जाएगा V/R। लेकिन जब हम लोग सेकेंड वायर के लिए इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे V/R, तो R क्या हो जाएगा, तो R जैसा कि हम लोगों को पता है कि R होता है R = L/A। तो R जो है वो किसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनली, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो फिक्स है और रो भी फिक्स है। तो R किसके प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल। तो लेंथ अगर 2 टाइम्स होता है तो R भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे V/2R। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो I2 हो जाएगा वो हाफ टाइम्स ऑफ V/R हो जाएगा। डैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाले लेंथ का वायर था उसके करंट से इसका जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये था CHSL 2024 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस का पार्ट 1।
और इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द लाऊंगी। तो आपको अगर कुछ डाउट्स हैं या अगर कोई सजेशंस देना है तो कमेंट्स ज़रूर करें और मैं मोटिवेटेड रहूं, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टच करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।